स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। इस टाइम कुछ सब्जेक्टों के वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। आने वाले समय में ये जीएस एकेडमी की टाइप में सुपर एग्जाम अड्डा जीएस के सभी वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे और हमेशा मिलेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम का जीएस फुल सोल्यूशन आपको सुपर एग्जाम अड्डा पे ही मिलेगा। तो आज हमारा एग्जाम क्या है? हमारा एग्जाम है एएसआई 2024 एग्जाम का रहेगा और ये प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन का है। सेकेंड शिफ्ट का बेटा ये पेपर है और कब का है? 4/12/2021 का ये पेपर है हमारा। आपको पता है हम बहुत समय नहीं खराब करते, सीधा प्रश्न पे आएंगे। और हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि AK-47 हजार बार इसका नाम हम तुम सुने होंगे। AK-47 जिसको रखना भारत में क्या है, जुर्म भी होता है। अगर आपको एक डाटा छोटा सा बता दें कि विश्व में पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 2.5 लाख व्यक्ति AK-47 से मारे जाते हैं। 2.5 लाख व्यक्ति AK-47 से मारे जाते हैं। कितने व्यक्ति? 2.5 लाख व्यक्ति। प्रश्न तो पढ़ ही लो, AK-47 राइफल को किसने डिजाइन किया था? यहाँ पे तुमसे प्रश्न पूछा है कि AK-47 को किसने डिजाइन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने? अब बच्चे को पता नहीं होंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने? जेम्स डेवर ने? नहीं। तो क्या हो जाएगा? मिखाइल कलाशनिकोवा ने। किसने? कलाशनिकोवा मिखाइल ने। इन्होंने क्या किया था बेटा? इसे डिजाइन किया था। इस राइफल का जो वजन होता है वो लगभग 4.5 केजी के आसपास होता है बेटा। इसमें 1 सेकेंड में 30 फायर के आसपास किया जा सकता है। कितनी बार? 30 फायर किया जा सकता है। और इसकी लंबाई बेटा 3 फुट होती है। कितनी होती है? 3 फुट इसकी लंबाई होती है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 3 फुट हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिखाइल कलाशनिकोवा। क्या हो जाएगा? मिखाइल कलाशनिकोवा। AK-47 का नाम क्या है? ऑटोमेटिक कलाशनिकोवा। ऑटोमेटिक पहला ऑटोमेटिक ए से ले लिया जाएगा, जहां पे हिंदी में क्या आता है? स्वचलित। और यही नाम उठा के जो इनका नाम है पीछे रख दिया जाता है, के की जगह क्या रख दिया जाएगा? क्लाशनिकोवा। ठीक, तो AK-47 का नाम हो जाएगा 47। क्या हो जाएगा? 47 नाम में क्यों आया? क्योंकि इसको डिजाइन किया गया था 1947 में। तो ए स्वचलित क्लाशनिकोवा 1947 इसको डिजाइन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अब अगर यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हम तुमसे ढूंढें तो जैसे 1885 में प्रत्येक बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। अब पूरे 1885 से लेके 1947 आजादी की अंतिम बैठक तक जितनी बैठक कांग्रेस की हुई उसमें कुल 3 अधिवेशन बेटा, 3 अधिवेशनों में महिलाओं ने अध्यक्षता किया। पहला अधिवेशन कौन सा था? पहला अधिवेशन था बेटा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्ष पहली यूरोपीय महिला एनी बेसेंट थी। तो क्या तुमसे पूछा है कि पहली महिला? नहीं, उसने कहा है कि बनने वाली भारतीय महिला। तो मतलब उसका उत्तर एनी बेसेंट नहीं होगा। दूसरी बार बेटा 1924 में जो दूसरी बैठक तुम्हारी, 1924 नहीं 1925 में दूसरी बैठक कहाँ हो रही? कानपुर में। कहाँ हो रही बेटा? मतलब दूसरी बैठक नहीं, महिला नियंत्रित दूसरी बैठक कानपुर में। और इसकी अध्यक्ष पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू हो जाएंगी बेटा। और तीसरी बार बेटा जब महिला अध्यक्ष बनी तो 1933 में बनी, नल्ली सेन गुप्ता बनी 1933 में। और ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? लिख लेना, कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्षा बनी थी नल्ली सेन गुप्ता। कौन बनी थी? नल्ली सेन गुप्ता बेटा क्या बनी थी? इसकी अध्यक्षता बनी थी। तो यहाँ पे तुम टिक कर दोगे सरोजनी नायडू को। किसको टिक कर दोगे? सरोजनी नायडू को टिक कर दोगे और सामान्य रूप में आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स HPI 2021 में भारत का क्या रैंक है? ये बेटा 21 का पेपर भी है। ठीक है, ASI 21 में SI के साथ हुई थी।
ये 21 का पेपर भी है और ये कह रहा है कि हेनले क्या करता जानते हो? यह एक पासपोर्ट का इंडेक्स है। ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है। पासपोर्ट की ताकत का मतलब कि किस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के आप कितनी देश की यात्रा कर सकते हैं। जैसे वर्तमान, ये 21 का प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में 2024 का भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सामने आ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल देशों में कौन सा स्थान है? फ्रांस सबसे ज्यादा। इसके पहले जापान था 22 में, लेकिन अब की बार बेटा फ्रांस नंबर 1 में पहले स्थान पे है। 2024 में फ्रांस किस स्थान पे है? 24वें। लेकिन 2024 की रिपोर्ट से भारत किस स्थान पे है? भारत का स्थान है बेटा 85वां स्थान है। भारत का सबसे दक्षिणी, सबसे समुद्री सीमा वाला जो पड़ोसी है मालदीव, जिससे संबंध हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसका जो है 80 है। भारत से अच्छा किसका चल रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मालदीव का चल रहा है। उसका कारण भी है क्योंकि यह एक टूरिस्ट देश हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? लेकिन यह प्रश्न कब का है? यह प्रश्न बेटा 21 का। 21 में भारत की स्थिति 90वीं थी। कौन सी थी बेटा? 90वीं स्थिति भारत की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइबर अपराध और इस टाइम पे 99% बच्चों के साथ ये अपराध हो रहा है। आपकी फेसबुक आईडी पे किसी लड़की का फोन आएगा, अगर आप लड़के हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो आपके फेसबुक से, मैसेंजर पे, इंस्टा पे किसी लड़के का फोन आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, आपसे बोलेंगे कि आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, आप वीडियो कॉल करिए। जैसे आप वीडियो कॉल करेंगे तुरंत आपकी फोटो लोग ले लेंगे और आपकी फोटो की जगह आपकी फेस को यूज करके किसी की न्यूड बॉडी प्रयोग करेंगे या सामने न्यूड बॉडी प्रयोग करेंगे। फिर आपसे बोलेंगे इतना पैसा दो वरना आपको टैग करके मैं इस फोटो को वायरल कर दूंगा, आपकी बेइज्जती होगी। ये भी कौन सा? ये बहुत पॉपुलर अपराध चल रहा है इस टाइम पे। ये मतलब इतना ज्यादा चल रहा, कोई आपको बिना जाने वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अननोन लोगों से तो आपको सबसे बच के रहना है, ठीक? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी साइबर अपराध में आएगा। तो पहला क्या हो गया? साइबर अपराध। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक जो भी काम हो रहे हैं, आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक, फोन पे, गूगल पे, सब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून, पहला कानून निम्नलिखित में से कौन सा था? ये कह रहा है कि साइबर अपराध, जो अपराध ऑनलाइन हो रहे हैं, मोबाइलों से हो रहे हैं साइबर अपराध, और जो मोबाइल से आप ई कॉमर्स का प्रयोग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे पैसा भेजना, कोई शॉपिंग करने, खरीद रहे, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इससे निपटने के लिए भारत का पहला कानून, प्राथमिक कानून निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020, तीसरा दिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डेटा गोपनीय विधेयक 2012। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं और बता दे रहा हूं बेटा, साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भारतीय संविधान की राज्य सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है। अब सूचियां किसमें है? सूचियां आपकी 7वीं अनुसूची में हो जाएंगी, 7वीं अनुसूची में हो जाएंगी, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? अब ये प्रश्न बच्चों को कम से कम 100 बार प्रश्न में रहा है कि लाल रंग क्यों हुआ है, लाल रंग। तो आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण बेटा? आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल है। और एक ग्रह है जिसका क्या नाम है? मंगल, इसका भी रंग क्या है? लाल होगा। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बेटा प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नागासाकी, अब नागासाकी कोई दिवस तो है नहीं, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे तुम किसको टिक कर दोगे? ऑप्शन सी को टिक कर दोगे, विश्व एड्स दिवस आपका हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे नंद भवन मंदिर स्थित है। नंद भवन, बेटा जो नंद भवन मंदिर है, जो भी नंद भवन या कृष्ण भगवान से संबंधित विशेष स्थल होगा उनके बचपन के समय का, या तो मथुरा या तो वृंदावन। तो यहाँ पे आप कहाँ चले गए, बस्ती गलत, मिर्जापुर गलत, सहारनपुर गलत, नंदगांव बेटा मथुरा में है। कहाँ पे है, मथुरा में नंदगांव है। और ऑप्शन तुम्हारा क्या सही हो जाएगा। बहुत हार्ड पेपर नहीं आया था जीएस, ऐसा नहीं था बहुत पहलुआ जीएस है, लेकिन बढ़िया जीएस था जिसमें 35 से 40 की फाइट की जा सकती थी। और ये अगला ये भी लेवल ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो जीएस की टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ो, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप यूपीपी में देखो, हम लोग बहुत बड़े चैनल नहीं है। मैं वादा करता हूँ मेरे पिछले 20 वीडियो में लगभग आधी से ज्यादा प्रश्न यूपीपी के फंसे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के। मैं आपको 25 से 30 का वादा किया था, उतने प्रश्न आए हैं 35-37 में। और यहाँ भी कह रहा हूँ कि 35 to 40 आप जीएस मेरे रहेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। हम छोटे चैनल जरूर हैं, लेकिन विश्वास के साथ बैठिए, जीएस की टेंशन राजीव सर है तो नहीं होगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला प्रश्न है इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने, देखो प्रश्न क्या है, घुमा रहा है, स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा, यहां तक पर तुमको घुमाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त नाम क्या है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है बेटा, जैसे तुम अमेजॉन पे एक आता है ना पिक्चर देखते हो, नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एमएक्स प्लेयर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब जिसपे तुम पिक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, क्या सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ओवर द टेली स्क्रीन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन पे टिक करते हैं, लेकिन ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन ये तीन के तीनों गलत हो जाएंगे। जिसका सही अर्थ होगा बेटा ओवर द टॉप। जिसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ओवर द टॉप, इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न बेटा हमारा, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है। किसके लिए, एम्बुलेंस के लिए 1099 बिल्कुल गलत, 109 या 123 बिल्कुल गलत, 108। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस का जो नंबर है बेटा वो कौन सा है, 108 या फिर 102, जिसमें नियम ये था जब ये कानून बना था कि 18 मिनट के अंदर ये फोन करने के एम्बुलेंस आपके घर पे पहुंच जाएगी। लेकिन आपको पता है कि 18 मिनट क्या 18 घंटे में लोग सर्विस की चीज की दे दें, बहुत बड़ी बात है। आपको व्यवस्था के बारे में बात करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, उठा के जेल में डाल देगी सरकार। जो सबूत देगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसको उसके आरोप लगा देंगे। ठीक, तो आप शांति रहिए, अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे चुप होके दुखियों की तरीके करते रहिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने किस तिथि को 500, अब ये देखो करंट का क्वेश्चन तो नहीं था, 16 का मामला है, 500 और 1000 की करेंसी नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को समाप्त करने के निर्णय घोषणा की। अब आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को रात्रि में 8 बजे, 8 नवंबर 2016 को रात्रि में 8 बजे। इसको कहा क्या जाता है, विमुद्रीकरण। अब की क्वेश्चन आया था यूपीपी में, क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। एक रील मैं इस पे आपको दे दूंगा किसी दिन बेटा, क्या रील दूंगा कि अभी तक कितनी बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ है और कितने कितने नोटों को बंद किया गया आजादी के पहले से लेके अभी तक। बहुत जल्द इस पे एक रील देने वाला हूं, कंटेंट तो आपका तैयार रहेगा। लेकिन ये क्या है, नोटबंदी ही विमुद्रीकरण कहलाती है। ये हो जाएगी 8 नवंबर 2016 को भैया। अगला है हीरो से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पे कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। हीरा से संबंधित बेटा जितने भी इंजीनियरिंग जॉब वर्क्स हैं, जो इसे इंजीनियरिंग के जो बेटा जॉब वर्क्स हैं, उन पे जो है जीएसटी को पहले लगाया गया था 18%, लेकिन बाद में कर दिया गया 12%। इंजीनियरिंग से जुड़े, इंजीनियरिंग वर्क से जुड़े सभी कार्यों में। लेकिन डायमंड सप्लाई में, डायमंड वर्क में या हीरो से संबंधित वर्क में जो बेटा पहले जीएसटी का रेट था वो था 5%, लेकिन वर्तमान में इसको कर दिया गया 1.5%। तो आप देखो 1.5% आपके किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, और आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे भैया।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, वियना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। अब यहाँ पे आपको वियना की राजधानी पूछा है, देशों का नाम दिया है 4, बेल्जियम दिया है, क्यूबा दिया है, ऑस्ट्रिया दिया है और बेलारूस दिया है। तो बेटा बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी हो जाएगी, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी। दूसरा क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी, क्यूबा की राजधानी हो जाएगी हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी, हवाना हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी क्या, वियना। उत्तर तुम किसको टिक करोगे, वियना किसकी हो जाएगी, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी वियना। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा क्या, बेलारूस, और बेलारूस की राजधानी हो जाएगी मिन्स्क। क्या हो जाएगी, मिन्स्क हो जाएगी बेलारूस की राजधानी। तो वियना बेटा किसकी राजधानी हो जाएगी, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी। अगला क्या प्रश्न है, अगला यार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट विश्व वन की स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। इनमें से यहाँ पे तुमको बेटा 4 संगठन के नाम दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा संगठन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। एक संगठन है जर्मन वॉच, खाद्य और कृषि संगठन, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब ज्यादातर बच्चे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पे इस पे टिक करते हैं, जो आपका बिल्कुल गलत उत्तर होगा। उत्तर क्या सही होगा, उत्तर आपका बेटा सही होगा सी वाला। क्या उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन यह रिपोर्ट बेटा अकेले FAO द्वारा नहीं जारी किया जाता। इसके साथ कौन होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP भी इसके साथ शामिल हो। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 2 संगठन मिलकर क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। अगला प्रश्न, अयोध्या में गुलाब बाड़ी मकबरे में अवध के किस नवाब की कब्र है। अयोध्या में एक फेमस जगह है गुलाब बाड़ी, एक कब्र बनाई गई है जिसके चारों तरफ फुहारा बनाया गया है और फूलों की बाग बनाई गई। इसे क्या कहा जाता है, गुलाब बाड़ी कहा जाता है। गुलाब के फूल वहां पे सबसे ज्यादा है। कहाँ स्थित है ये मकबरा गुलाब बाड़ी, ये अब फैजाबाद में स्थित है, मतलब अयोध्या में स्थित है। किसका मकबरा है, सुजाउद्दौला का, मोहम्मद अली का, निजामुल मुल्क का, बुरहानुल मुल्क का। तो आपको सुजाउद्दौला इकलौता नवाब इसमें आपको दिख रहा है अवध का, आपको इसी पे टिक कर देना है। अब जो सुजाउद्दौला बेटा का है नवाब, इसकी टाइमिंग क्या थी, तो इसकी टाइमिंग थी 1732 से 1732 ईस्वी से लेके 1774 ईस्वी तक बेटा इसकी क्या थी, टाइमिंग थी। अब आपको सुजाउद्दौला के समय अगर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं समझनी है तो 1757 प्लासी, 1764 में इसने भाग लिया था, आपको पता है किसने, सुजाउद्दौला ने, और इसी ने इलाहाबाद की संधि की 1765। एक घटना बीच में छूट गई 1761 के, मतलब पानीपत के समय अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई। अगर यहाँ पे प्रश्न देता कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, पूर्ण शब्द नहीं लगाता, तब हम, अगर ये शब्द को नहीं लगाता तब हम 1872 को टिक करते, लॉर्ड मेयो के काल को। लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुई 1872 में। लेकिन इसने यहाँ पे एक शब्द लगा दिया, पूर्ण जनगणना कब हुई, तो 1881 से बेटा लॉर्ड रिपन के काल से पूर्ण जनगणना शुरुआत हुई। जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई, लेकिन पूर्ण जनगणना कब हुई, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लिविंग प्लैनेट प्रकाशित करता है। लिविंग प्लैनेट एक रिपोर्ट है बेटा, उसको कौन सा संगठन प्रकाशित करता है, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन पर, कृषि विकास के लिए, प्रकृति के विश्वव्यापी निधि के लिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिविंग प्लैनेट नामक व्यक्ति कौन करता है, तो प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि,
प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि के नाम से लिविंग प्लेनेट क्या होता है, प्रकाशित किया जाता है। इसे प्रकाशित कौन करता है बेटा, इसे प्रकाशित करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसे कौन प्रकाशित करता है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ द नेचर। यह क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है बेटा, जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है वन्य जीवों की संरक्षण और प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण इसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है करूपुर कलमकारी, चित्रकारी, पेंटिंग और कलाकृति लकड़ी की नक्काशी, जिन्हें हाल में ही भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है। करूपुर कलमकारी या चित्रकारी बेटा बांस या केला के ब्रुश से बने, ब्रुश को बना के पेंटिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं, करूपुर या करूपुर चित्रकारी कहा जाता है। और दूसरा क्या है, कलाकृति लकड़ी के नक्काशी में। अब ये दोनों बेटा तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में सबसे प्रसिद्ध है, और उसी के उसको क्या मिला है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कहाँ को, तमिलनाडु को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी। तो बेटा बीएसएनएल भारत का सबसे प्राचीन गवर्नमेंटेड क्या संचार व्यवस्था है। इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को की गई थी। कब की गई थी, 15 सितंबर सन 2000 को की गई थी। बीएसएनएल भारत का 5वां सबसे बड़ा संचार कंपनी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी संचार कंपनी है। यह दिल्ली और मुंबई को छोड़ के पूरे भारत में कार्य कर रही है, वर्तमान में भी यह कार्य कर रही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माही नदी द्रोणी का मतलब होता है बेटा बेसिन स्थित है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें मेरे प्यारे भाई पता है तो माही नदी निकलती कहाँ से है, तो बेटा एमपी में एक जिला है धार, और धार में पर्वत है विंध्य पर्वत श्रृंखला से माही नदी इस टोन में ऐसे निकलेंगी, जो एमपी में बहेंगी, राजस्थान में बहेंगी और गुजरात में बहेंगी, गुजरात, राजस्थान और एमपी। अब यही एक कहानी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन काटती है, माही काटेगी, पहला पॉइंट। अब बेसिन क्या है कि जो नदी के चारों तरफ ढाल का पूरा जोन होता है, ऐसे पर जोन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जैसे कोई नदी जब तुम देखते हो तो जैसे नदी की आकृति कुछ ऐसे बड़ी आकार में होगी, लेकिन वहां तक पानी नहीं होगा, तो जहां तक ढाल की जो आकृति होती है उसे ही हम बेसिन कहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजने का लगा होगा, मुंह धोने का लगा होगा, तो वाश बेसिन बोल देते हो, तो वो क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। अब जिस राज्य में नदी बहेगी उसी राज्य में उस नदी का बेसिन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, कर्नाटक नदी बहती ही नहीं, ना उत्तर प्रदेश में, ना उड़ीसा में, तो एक ही ऑप्शन तुम्हें सही मिलेगा, गुजरात, क्योंकि ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, और ठीक तो यहाँ पे क्या पे हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, इसका बेसिन भी। इसका सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप बता देंगे माही हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ऐसा प्रश्न है कि जिसने यूपीपी में अब की बार धूम मचा दिया था, तीनों सेट में, एक सेट छोड़ के तीनों सेट में आया था, हार्टिकल्चर, विटिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, इसी के 7 पॉइंट में पूरा क्वेश्चन अब की बार घुमा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि रेशम कीट का पालन किससे संबंधित है, विटिकल्चर से, एपीकल्चर से, हार्टिकल्चर से, या किससे संबंधित है, सेरिकल्चर से। तो तुम्हें बताना है, जैसे विटिकल्चर से क्या है, सबको पता, हर बच्चे को पता, अंगूर की खेती विटिकल्चर से हो जाएगी। हार्टिकल्चर से क्या है, हार्टिकल्चर से हो जाएगा फल और फूल सा हो जाएगा।
अब एपीकल्चर क्या है, तो एपीकल्चर आपका हो जाएगा मधु प्राप्त करना, तो मधुमक्खी हो जाएगा, और सेरीकल्चर रेशम कीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रेशम कीट हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चूने के पानी से संबंध, चूने के पानी से संबंध कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण क्या है। चूने के पानी को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा मिलाते हैं तो वह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब जो है इसका प्रतिक्रिया किया जाता है, जो चूने का पानी होगा वह दूधिया रंग का हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जिसका रंग क्या हो जाएगा, दूधिया, उस पानी का रंग हो जाएगा दूधिया रंग का बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा कि वर्ष 2016 में, सोचो 21 का पेपर है और उसमें 16 का तुमसे पूछ रहा है, 21 के पेपर में 16 का प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम था। जो एक मसाल होती है जो लेके उसको खेल की शुरुआत की जाती है जिसके नाम से, उसे हम शुभंकर कहते हैं। अब क्या नाम था उस शुभंकर का, तो बेटा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 के जो शुभंकर का नाम था वो था वेनिसियस। यह पीले रंग का एक वो था जो पर्यावरण की खुशहाली की बात कर रहा था, ठीक, वेनिसियस उसका नाम था। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि 24 में 20 में के बाद 24 में 16 4 20 और 20 4 24 में फिर ग्रीष्म ओलंपिक होना है तो कहाँ होगा और उसका क्या होगा शुभंकर, तो बेटा होना है पेरिस में। और आपको ये पॉइंट पढ़ के अच्छे से जाना पड़ेगा, 20 वाला भी, 16 वाला और 20 वाला आपको आप देख लीजिएगा क्या होगा या क्या था, ठीक, यहाँ पे लिया जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बैंकिंग शब्दावली में पिन आप सबको पता है, PIN पिन का क्या संक्षिप्त रूप है। आप ATM का प्रयोग करते हैं, आपके पास एक पिन का हमेशा इम्पोर्टेंट पिन कोड है। अब पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका कोई मतलब नहीं। प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई मतलब नहीं। पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल, तो पासवर्ड नहीं होता, वो क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसी के साथ पिन के साथ अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम लोगों ने लगभग 1000 बार सुना होगा एक शब्द का नाम, भैया IFSC कोड बता दीजिए। हर ट्रांजैक्शन में तुम इसको पूछते हो भैया IFSC कोड क्या है, बैंक का होता है IFSC कोड क्या होता है, तो बेटा IFSC कोड का अर्थ होता है इंडियन, क्या हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एस सिस्टम और क्या हो जाएगा, कोड। ये किसका हो गया, IFSC कोड का। दूसरा तुम बहुत नाम सुनते हो भैया, पैसवा RTGS कर दिए हैं, इसका क्या होगा, रियल टाइम, क्या हो जाएगा, रियल टाइम, R से रियल, T से टाइम, रियल टाइम। अब G और S से क्या हो जाएगा, G से हो जाएगा ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा, तो RTGS। एक और शब्द तुम सुनते हो नेफ्ट, क्या सुनते हो, नेफ्ट तुम जरूर सुनते हो भैया, नेफ्ट कर दीजिएगा, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमने क्या कर दिया, पैसे का नेफ्ट कर दिया है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, फंड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, ठीक। तो आपका ये 3 हो गया। पिन का क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तीसरा, क्या कह रहा भैया, तीसरा उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अब पहली बात तो हमको पहला उद्देश्य दूसरा उद्देश्य आना चाहिए, तभी ना हम तीसरा उद्देश्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सरकारी विभाग का सबसे पहला उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा।
जीवन रक्षा। इनका पहला उद्देश्य है जीवन रक्षा, दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति को बचाना, संपत्ति की रक्षा, संपत्ति रक्षा दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है बचाव और संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तुमको दिख रहा है, बचाव और संरक्षण। ये तीनों पॉइंट उत्तर प्रदेश अग्निशमन के प्राथमिकताएं होती। सबसे पहला प्राथमिकता है जीवन रक्षा, दूसरी प्राथमिकता है राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और तीसरी है बचाव और संरक्षण। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ये है भैया कि रंगहीन और कम प्रोटीन वाले के रूप में अभिलक्षित निम्न में से कौन सा रक्त के संरक्षण में शामिल होता है जो कि अंततः बड़ी नसों में प्रवाहित होता है? लसिका या लिम्फ? लसिका या लिम्फ क्या करता है बेटा? रक्त के संरक्षण में शामिल होता है और बड़ी नसों में प्रवाहित होता है। इसका काम क्या है कि लसिका का बेटा काम है कि रक्त से ऑक्सीजन को लेकर तंत्रिका को पहुंचाना। किसको पहुंचाना? तंतुओं को या तंत्रिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। इसका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। किसका कार्य हो जाएगा? लसिका का कार्य हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है किस शहर में, कल यहां से प्रश्न आया हुआ था कि किसने किया था समझौता की मध्यस्थता, किसने की थी? किस शहर में सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे? दिल्ली बिल्कुल गलत, बीजिंग बिल्कुल गलत, ढाका गलत, कराची। पाकिस्तान का कौन सा शहर बेटा? कराची में इसका समझौता हुआ था। ठीक, किसने कराया था इसकी मध्यस्थता? विश्व बैंक ने कराया था। विश्व बैंक ने कराया था। कहानी वही है कि ऊपर की 3 नदियां और नीचे की 3 नदियां। कल इस पे हमने बात किया है और इसको आप लोग समझा भी दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अधिनियम की कब अधिनियमित किया गया, पारित किया गया? बेटा सरकार थी राजीव गांधी की, समय था 84 से 89 और यहाँ पे 84 में बैठे थे, कोई मतलब नहीं। 1986 19 सितंबर नहीं, कौन सा डेट रहेगा? 24 दिसंबर 24, ये प्रश्न कल भी आया था, बता रहा हूं क्या था। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कल सेम प्रश्न आया हुआ था, मतलब इसके पिछले सेट में, सेम सेट में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके समय पे यह आया हुआ था। अगला प्रश्न बेटा क्या है? अगला प्रश्न संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये एक संगठन है, यह एक समूह है। कितने देशों का समूह है? 6। संघाई चीन में है। इसका पहला देश कौन सा है? चीन। इसका पहला देश कौन सा है? चीन। अब इसका मुख्यालय तुमसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें कितने देश हैं? चीन है बेटा, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान हो जाएगा दूसरा देश। इसका जो तीसरा देश हो जाएगा वो किर्गिस्तान है बेटा। कौन है? किर्गिस्तान तीसरा देश हो जाएगा। चौथा देश इसका रूस है। पांचवा देश इसका तजाकिस्तान हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन। कितने हो गए? 5 हो गए। एक देश और है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये टोटल बेटा 6 देश हैं जो इस समूह में शामिल है। किस समूह में? संघाई सहयोग संगठन में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बेटा बीजिंग में है। ये समूह कब बना था? 2001 में। कब बना था? 2001 में। 15 जून 2001 को इस संगठन की नींव पड़ी थी और इसकी नींव कहाँ पड़ी थी? संघाई शहर में। इस संगठन की नींव कहाँ पड़ी थी? संघाई शहर में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न हमारा है एप्पल के आभासी सहायक। एप्पल एक मोबाइल बनाने की कंपनी, आपको पता है सबसे महंगी मोबाइल बनाने की कंपनी एप्पल है। ठीक, आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का
नाम क्या है? आप देखिए एप्पल के फोन में एक शब्द आपने सुना होगा, हम लोग अभी एप्पल एक ऐसा 15 फोन है जो हमने अभी एक को नहीं खरीद पाए हम लोग। सीरी, क्या है सीरी? आप बोलते हैं ना कि सीरी ये काम करो, सीरी को डाल, ठीक है, सीरी आप ऑर्डर देंगे वो काम करेगा। जैसे आप एक समय एक शॉपिंग ऐप देखते हैं अमेजन, अमेजन का एक कौन सा है सहायक वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा, आप देखिए बोलते हैं ना कि एलेक्सा ये काम करो, एलेक्सा, ये अमेजन का है। और उसी प्रकार सीरी किसका है? सीरी बेटा एप्पल का हो जाता है। सीरी किसका हो जाएगा? एप्पल का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक। अब आपको पता है कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर जो कैंसर की बीमारी से जूझ के बच के आए थे, उनका नाम है युवराज सिंह, और उन्होंने इसकी अपनी आत्मकथा लिखी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम कैंसर फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक। किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा हो जाएगी। जैसे सचिन की आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की क्या है? बाई गॉड्स डिकी, बाई गॉड्स डिकी हो जाएगी। किस वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? अब आप लोग वैदिक साहित्य तो पढ़े ही होंगे, और अगर वैदिक साहित्य पढ़े हैं तो आपको एक शब्द मिलता है, इनके उच्चारण कर्ता, जैसे होत्र, ब्रह्मा, अधर्वयु, ठीक है। उसी प्रकार बेटा अथर्ववेद के जो उच्चारणकर्ता होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं। कौन होते हैं? ब्रह्मा। और इसी वेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। इसके उच्चारणकर्ता के नाम से इस वेद का नाम है ब्रह्मा वेद। इसमें क्या दिया गया है? इस वेद में भूत प्रेत जादू टोना संबंधित चीजें दी गई है, ठीक। औषधि भी आयुर्वेदिक औषधि की बात। अब ये उपन्यास है 2020 का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था, ठीक, रिवैल्यूएशन 2020, जिसके राइटर थे चेतन भगत। जिसके राइटर बेटा कौन थे? चेतन भगत, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इनकी कई सारे उपन्यासों पे पिक्चर बनी है। हाफ गर्लफ्रेंड की उपन्यास थी, रिवैल्यूएशन 2020 है, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इनकी, ठीक है। इनके सारे उपन्यास हो जाएंगे। बहुत फेमस प्रश्न इनसे आता है, तो आप इसको देख लेना, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न बेटा हमारा है भारत सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष, ये प्रश्न बेटा कल भी था, मतलब कल के सेट में भी था और आज के सेट में भी है, मतलब सेट जो बनेंगे लगभग सिमिलर बनेंगे, इससे एक सीख तुमको लेनी है और भी आगे हम देखते रहेंगे। किस वित्तीय वर्ष के दौरान रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया? बेटा भारत में जब भारत आजाद नहीं था 1924 तक रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया, ठीक। लेकिन अब इसके बाद 1924 से लेकर 2017 तक भारत में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग, फिर क्या कर अलग अलग प्रस्तुत, यहाँ पे फिर एक कर दिया गया, यहाँ पे दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। तो कब किया गया? एक। और एक होने के बाद पहली बार प्रस्तुत कितने किया था? कल मैंने बताया भी था, अरुण जेटली साहब ने प्रस्तुत किया था, जो अब नहीं है, भाजपा के बड़े नेता थे, बहुत ही योग्य वित्त मंत्री हुआ करते थे। अभी क्या है, चलो देखने लो। जो अगला प्रश्न क्या है? भारत और डाट डाट के बीच, भारत और डाट डाट के बीच 1966 के युद्ध के बारे में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब भारत और किसके बीच 1966 में युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच बेटा 1966 में युद्ध हुआ था। और इस समझौता कहाँ पे हुआ? ताशकंद में। समझौता करने कौन गए थे? बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता करने गए थे। और उस समय पाकिस्तान का जो व्यक्ति आया था वो कौन आया था? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तबाबू अयूब खान आया था। इन दोनों लोगों के बीच में ताशकंद में समझौता हुआ। उस समय ताशकंद रूस में था, यूएसएसआर बहुत बड़ा था, रूस में था, लेकिन वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में हो जाएगा। और यहाँ पे किसके बीच का विवाद था? भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद था बेटा। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? राजधानी और मुद्रा देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आप रटते हैं एग्जाम के समय, बार बार कहता हूं कि एक काम स्लोली करते रहो, ठीक है। धांधली हुई है, 100% यूपीपी का पेपर आउट था। अभी क्या सरकार का यार इतना प्रेशर है ना, कोचिंग संस्थान, अगर हम लोग कुछ बोल देंगे ना, एक सामान्य सा कोचिंग वाला कुछ बोल रहा है उसको उठा केस लगा, तुम्हारे पास कहां से आई चीजें, ठीक। सिर्फ अभी अगर 60 लाख बच्चे पे फॉर्म डाले में कितने बच्चे? 50 लाख में मान लेता हूं, 10 लाख आरो, ठीक, 25 लाख यूपीएसआई जो धांधली हुई थी,
इतने बच्चों में मान लो कि 5 लाख बच्चे सिमिलर होंगे जो सब में रहे होंगे, 10 लाख सिमिलर होंगे जो सब में रहे होंगे। बाकी जितने बच्चे हैं ना, एक बार बता दे बाबू, अब की बार नोटा दबाऊंगा, या अब की बार फलाना पार्टी, अब की बार धमाका पार्टी, कोई पार्टी जो हमारे साथ अत्याचार करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। कल सरकार सर हिल जाएगी, मोदी जी तक हिल जाएंगे, तुरंत सारी वैकेंसी। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी गलती किसकी, गार्जियन की। वो कौनों नहीं बोल रहा, कोई गार्जियन बोला क्या अभी तक? उनके बच्चों के साथ आप कितना भी खेलिए, लेकिन कोई गार्जियन का भी अपने बच्चों का पक्ष नहीं लेता। यही हमारा दुर्भाग्य है हम लोगों का, ठीक है, उत्तर भारत में। चलो ठीक है, अब देखो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, क्वांजा है, येन है, बाहत है या टका है? तो बेटा बांग्लादेश की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाईलैंड की है बाहत, थाईलैंड, ठीक, थाईलैंड की मुद्रा बाहत हो जाएगी। येन कहाँ की है, येन जापान की होगी, लगा दो येन जापान। अब बताओ दो बचा, क्वाजा या टका? तो क्वाजा कहाँ की है, क्वाजा है अंगोला की मुद्रा, अंगोला की मुद्रा। तो टका कहाँ की बची, बांग्लादेश की। तुम जी पे टिक कर दो, सीधा आपका बांग्लादेश टका हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारे सामने। अगला प्रश्न देखो, बहुत सामान्य सा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न है, 5 जून। आप ठीक करके आगे बढ़ जाओ सीधा, ठीक है, 5 जून हो जाएगा। अब इसके अलावा तुम कितनी डेट यहाँ पे देगी, मान लो 22 मार्च दिया गया। 22 मार्च क्या बनाते हो, 22 मार्च को बेटा विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाओगे, विश्व वेटलैंड दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस, वेटलैंड दिवस मनाएंगे। 8 अगस्त को क्या मनाओगे, 8 अगस्त को भारत छोड़ो क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, भारत छोड़ो क्रांति की। अगला क्या है, किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, भारत आया था 1928 में। कल की वीडियो में इसमें बहुत अच्छी बात की है। तो कब आया था भारत, 1928 भारत आया था बेटा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति में सबसे बड़ा स्रोत है? अब अंतरराष्ट्रीय प्रवासी में सबसे ज्यादा स्रोत बेटा भारत के पास है। 11 में 1.75 करोड़ लोग प्रवासी भारतीय थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत हमारा हो जाएगा। अब प्लस प्रश्न है कि सर सीवी रमन, जिनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कि खोज रमन प्रभाव किससे, रमन प्रभाव का संबंध किससे है? कोशिका विज्ञान से है, प्रकाश से है, ध्वनि से है, विद्युत धारा से है? किससे है, किससे है, प्रकाश से है। और इसी के लिए बेटा इनको क्या मिलेगा, 1930 में सीवी रमन को क्या मिलेगा, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है, सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। किससे खोज है, प्रकाश का, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY लागू करता है? ये एक बहुत पॉपुलर योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की। कौन सा मंत्रालय इसको लगाता है, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, ग्रामीण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा बेटा इस कार्य को लगाया गया था, इसको लागू करता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, वाशिंगटन DC में? बहुत ही आसान प्रश्न, शायद एक बच्चे को इसके बारे में जानकारी होगी। आप ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न तुम्हारा क्या है, मुर्शिदाबाद शहर जो कि कब 1704 में क्या थी, बंगाल की राजधानी थी, बंगाल की राजधानी हुआ करता था। किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? अब जानते हो बेटा, यहाँ पे एक नदी का नाम नहीं दिया गया है, हुगली का। किसका नाम नहीं दिया गया है, हुगली का। कहानी क्या है लाल, कि जब गंगा बंगाल में प्रवेश करती है तो गंगा से एक नदी निकलती है, गंगा से टूट के एक नदी निकलती है, गंगा से टूट के एक नदी निकलती है। जब कोई नदी किसी बड़ी नदी से अलग होकर निकलती है तो उसे वितरिका कहते हैं, कोई आके मिलती है तो सहायक कहेंगे। अब बेटा जो हुगली है, हुगली यह क्या है, हुगली है वितरिका। किसकी वितरिका है, गंगा की वितरिका है, गंगा की क्या है, वितरिका है। लेकिन हुगली को पश्चिम बंगाल के लोग किसके नाम से जानते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। तो यहाँ पे तुम सही ऑप्शन किसको टिक कर दोगे, भागीरथी को। वैसे मुर्शिदाबाद किसके निकट है,
हुगली के किनारे स्थित है। अब मुर्शिदाबाद, अगर आपको मैंने बहुत अच्छे से बंगाल पढ़ाया है तो आप बता सकते हैं कि मुर्शिदाबाद को बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई, और आगे किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर बनाया। दोनों क्वेश्चन आप अगर आता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन मुगलों की मातृभाषा क्या थी। मुगलों की मातृभाषा क्या थी जो मूल रूप से चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क क्या थे, मुगल थे, इनकी भाषा क्या थी, तुर्की। इनकी मूल भाषा बेटा क्या थी, तुर्क मुसलमान थे और इनकी मूल भाषा थी तुर्की ही इनकी मूल भाषा थी। अगला प्रश्न है बेटा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित है। राजनीतिक आधार से, समान पश्चिमिक से, श्रम कानून से, अस्पृश्यता से। तो बेटा किससे हो जाएगा, अस्पृश्यता से हो जाएगा। और तुम किसको टिक कर दोगे, ऑप्शन सी वाले को। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता के अंत से, छुआछूत से संबंधित हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन को वर्ष 2020 के लिए, करंट का क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम। ओएनजीसी, एलआईसी, एनटीपीसी या सेल। तो बेटा ओएनजीसी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको हुआ था, ओएनजीसी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ओएनजीसी को दिया गया था। अगला क्या है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बेटा कितनी अनुसूचियां, बच्चे को पता है 12, वर्तमान में कितनी थी 8, 4 बाद में बढ़ाई गई, टोटल कितनी है 12 हो जाएंगी। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका बेटा, अगला प्रश्न वर्ष 2020 में एथलेटिक के लिए, किसके लिए, किस खेल के लिए, एथलेटिक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किसे दिया गया। अब इसमें तो ये जानना है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता किसको है, कोच को मिलेगा। और इसमें एथलेटिक के कोच थे श्री पुरुषोत्तम राय। श्री पुरुषोत्तम राय को बेटा एथलेटिक के लिए क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह है। इस प्रश्न को अगर मैं तुमको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊं तो बेटा ग्रहों की संख्या कितनी है टोटल, ग्रहों की संख्या बेटा टोटल है 8। जैसे अगर हम इनको तुमको बांट दें तो आगे के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और पीछे के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें हम जोवियान ग्रह कहते हैं। लेकिन इन चारों ग्रहों का जो स्थलीय भाग होता है, जो जमीन होती है वह स्थलीय होती है और कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। इनकी जो स्थल भाग होता है, इनका जो भाग होता है स्थलीय भाग, वो खुसखुस होता है और क्या होता है, आकृति बड़ी होती है। तो जो ये चारों ग्रह है बेटा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब एक स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। लेकिन क्या इन चारों में कोई ऑप्शन में है, हाँ एक ऑप्शन में है शुक्र वाला। तो तुम किसको टिक कर दोगे, ऑप्शन सी को टिक कर दोगे, सर जी शुक्र हो जाएगा, क्योंकि यही एक स्थलीय ग्रह है, बाकी सब जोवियान या बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। एक बहुत प्यार से मेरी बात को समझो, जब तुम मोबाइलिया खरीदने जाते हो तो कहते हो भैया 8 GB 123 GB, 4 GB 64 GB। ठीक, ये जो 8 GB है ये प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी से क्या कहलाता है, रैम। भैया रैमवा कितना है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, ये क्या कहलाता है, रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रैम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस सेट का बेटा जो अंतिम प्रश्न है सबसे, वह क्या है, आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष
पहला विशेष अधिनियम कौन सा था? आतंकवाद और भीतर निवारण अधिनियम? बिल्कुल नहीं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, राष्ट्रीय जांच। तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम बनाया गया था। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आपका सेकेंड शिफ्ट भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल हम मिलेंगे आपको थर्ड शिफ्ट के साथ। थोड़ी व्यस्तता और समस्या और मजबूरियों के चलते लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएस एकेडमी के रूप में आपको सुपर एग्जाम अड्डा मिलेगा। जीएस की टेंशन आप राजीव सर पे छोड़ेंगे प्रत्येक एग्जाम का। बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि टीम को लेके चलना बहुत टफ हो रहा था और सबको बहुत कम पैसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, जो एक बहुत संघर्षपूर्ण मेरे लिए काम है यार। वर्तमान समय में नहीं संभल पाते सारी चीजें, इसलिए आपको चीजें उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद। आप शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करिए। आने वाले समय में 1-2 दिन में आपको यूपीपीसीएस का पूरा प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन, एसएससी जीडी की चीजें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।